नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहत की। आज हम बात करेंगे हिसार लोकसभा सीट की। बड़ी दिलचस्प सीट होने जा रही है। चुनाव जो होगा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक ही खानदान के यानी कि देवीलाल के खानदान के तीन लोग यहां पर अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ सकते हैं। दो की तो डिक्लेयर हो गई हैं। बीजेपी से रणजीत चौटाला हैं और इनेलो से सुनैना चौटाला हैं। और बात यह भी आ रही है कि जेजेपी भी अपने या तो नैना चौटाला को या किसी और को वहां से उतार सकती है, यानी कि एक ही परिवार से तीन लोग अलग अलग पार्टियों में। और इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो बीजेपी है, उनके पास क्या ऐसा नेता नहीं था पार्टी का जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकें। तीसरा आज की जो बातचीत का हिस्सा रहेगा कि कांग्रेस के सामने कैंडिडेट कौन कौन से हैं जिनके ऊपर वो दांव खेल सकती है। हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला हैं। आपका स्वागत है प्रद्युमन भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मजेदार हो जाएगा। अब तो एक ही परिवार से तीन लोग अलग अलग पार्टी के। कैसा दिखता है आपको अगर ऐसा होता है तो? बिल्कुल, ये संभवतः पूरे भारत देश की एक ऐसी सीट होगी जिस पर एक परिवार के तीन सदस्य आमने सामने होंगे। और दो सदस्य तो हमने कई बार देखे हैं परिवार के आमने सामने होते हुए, लेकिन तीन सदस्य संभवतः हरियाणा प्रदेश के इतिहास में भी एक ऐसा अजब और गजब मौका हिसार की जनता के पास होगा जब एक परिवार के तीन सदस्य आमने सामने होंगे। और चौधरी देवीलाल जी की जो इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत है, उसका असली हकदार कौन होगा, उसका फैसला हिसार की जनता करेगी। जी, तो अब क्या लगता है कि सियासी वारिस घोषित कर देगी एक किस्म से, चाहे किसी भी नंबर पे आए, लेकिन दूसरे तीसरे पहले जो भी रहेगा क्रमांक, तो इससे यह भी तय हो जाएगा कि असली वारिस कौन है हिसार लोकसभा देखो में। देखो ऐसा है, जो चौधरी देवीलाल का मूल गांव है वो चौटाला गांव है और वो सिरसा पार्लियामेंट में आता है। सिरसा पार्लियामेंट रिजर्व है और वर्षों से ही वो सीट रिजर्व रही है। इसी के चलते चौधरी देवीलाल का परिवार समय समय पर हरियाणा प्रदेश की भी और साथ लगते राजस्थान और पंजाब के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ता रहा है। चाहे वो चौधरी देवीलाल ने लड़े हों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लड़े हों, अजय सिंह चौटाला ने, अभय सिंह चौटाला ने, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने और दुष्यंत चौटाला ने और दिग्विजय चौटाला ने, इन तमाम नेताओं ने लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। अब इसी कड़ी में दो और नेत्रियों का नाम जुड़ने जा रहा है। वो एक नेत्री सुनैना चौटाला, जो चौधरी देवीलाल के जो दूसरे नंबर के बेटे हैं प्रताप सिंह चौटाला, स्वर्गीय प्रताप सिंह चौटाला, उनके बेटे रवि चौटाला की धर्मपत्नी हैं। और दूसरी जो है नैना चौटाला, जो बारडा की विधायक हैं, उससे पहले डबवाली से भी वो विधायिका रह चुकी हैं। वो अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी है। तो अब इन तीनों के बीच में कैसा मुकाबला होगा? हालांकि राजनीतिक वारिस का एक तौर से जो है फैसला हिसार की जनता करेगी जिस दिन मतदान होगा उस दिन, लेकिन उससे पहले ही चूंकि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो राष्ट्रीय पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी टिकट ला चुके हैं, जबकि जेजेपी और इनेलो ये एक परिवार की या एक घर की पार्टी है और प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लिहाजा इसमें फैसला परिवार के नेताओं को ही करना है। तो उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। जो पहली जीत है राजनीतिक वारिस बनने की, वो निश्चित रूप से रणजीत सिंह चौटाला जीत चुके हैं। और उसका कारण यही है कि बीजेपी जिसमें वो शामिल भी नहीं थे, वो ना भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी थे, वो तो एक निर्दलीय विधायक थे। उसके बावजूद उन पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विश्वास जताया है, चौधरी देवीलाल की ही जो उनके बेटे थे इसलिए उन पर ज्यादा भरोसा किया है। तो निश्चित रूप से पहला जो पड़ाव है वो रणजीत सिंह चौटाला जीत चुके हैं। जी अगर तीनों का प्लस माइनस देखें तो क्या लगता है जी कि आप तीनों का बताएं, रणजीत सिंह चौटाला का बताएं, नैना चौटाला का और सुनैना का। देखो, अगर तीनों की बात करें तो सुनैना चौटाला ने अपने जीवन में अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वो हिसार जिले के उकलाना विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर गांव की बेटी हैं। दौलतपुर हल्के के बड़े और प्रमुख राजनीतिक गांव में आता है। और जब अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में जो मेवात की धरती से एक सिंगार गांव, सबसे बड़ा गांव है मेवात में, वहां से हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा शुरू की थी, उसी दौरान जब सुनैना चौटाला उनके साथ पूरी सक्रिय थी और हिसार में ये लग गया था उसी दौरान कि सुनैना चौटाला यहां से प्रत्याशी होंगी, क्योंकि उसमें दो कारण थे। पहला कारण ये था कि वो महिला हैं, इन्हें लोग महिला पर दांव खेलना चाह रही थी।
दूसरी बात, उनका खुद का गांव जो उनका पीहर है वो इसी लोकसभा क्षेत्र के उकलाना विधानसभा में पड़ता है। लिहाजा उस लिहाज से वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पार्टी की थी, उसके अलावा उनके पास और कोई चारा भी नहीं दिखाई दे रहा था। बाकी जो इनेलो के और दावेदार थे उनमें इतना दम नहीं था और वो पूरी लोकसभा को इस तरह से कार्यकर्ताओं को भी एकजुट नहीं रख पाते थे। ये है सुनैना चौटाला की। और एक खास बात सुनैना चौटाला की ये रही कि पूरी पदयात्रा में वो एक महिला होने के बावजूद, और पहले तो वे घरेलू महिला ही थी, अभी राजनीति में सक्रिय हुई हैं इनेलो की दो फाड़ के बाद ही, वो पूरी यात्रा में अभय सिंह चौटाला से ज्यादा पैदल चली और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उन्होंने बड़ा पार्टी को मजबूत करने का काम किया। उसका भी हम एक तरह से उनको इनाम ये कह सकते हैं कि उनको इनाम मिला है। हालांकि उनके जो पति हैं रवि चौटाला वो राजनीति में वर्षों से सक्रिय हैं, लेकिन वो कभी चुनाव नहीं जीत पाए हैं, विधायक नहीं बन पाए हैं। अगर माइनस पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि सुनैना चौटाला पद यात्रा और पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा कभी सक्रिय नहीं रही। उनका जो दौलतपुर गांव में जहां की वो बेटी हैं, उनका जो पारिवारिक जो परिवार के सदस्य हैं वो भी राजनीति में उस स्तर पर सक्रिय नहीं है जिस स्तर पर एक लोकसभा के प्रत्याशी को होना चाहिए। तीसरी बड़ी बात, इनेलो के पास उस लेवल का एक संगठन भी नहीं है कि वो जीत के लिए कोई प्रयास कर सकें। उनको तो अपनी एक ज्यादा से ज्यादा पार्टी को वोट किस तरह से मिल पाए वो दांव सुनैना चौटाला पर उन्होंने खेला है, और उनके अलावा कोई और मजबूत चेहरा यहां उनके पास था भी नहीं। अब बात करते हैं नैना चौटाला की। नैना चौटाला दूसरी बार विधायक हैं। अजय सिंह चौटाला जी के जेल में जाने के बाद डबवाड़ी से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और वो जीत गई पिछला इनेलो की टिकट पर। पिछला चुनाव उन्होंने जेजेपी की टिकट पर बारडा से लड़ा जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में आता है, और वो विधायक बन गई। दुष्यंत चौटाला की माताजी हैं, उनका भी जो घर है या उनका जो गांव है पीहर है वो दड़ोली गांव पड़ता आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में, वहां से वो आती हैं। गोदारा परिवार की बेटी हैं वो। और उनके जो चचेरे भाई हैं राजेश गोदारा, उन्होंने आदमपुर से कई बार इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उनको हर बार बुरी हार का सामना करना पड़ा। उसमें दड़ोली गांव का फैक्टर ने भी कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है काम नहीं किया। लेकिन उनके पास जो एक खास बात है वो ये है कि उनके बेटे दुष्यंत चौटाला ने हिसार से 2 चुनाव लड़े लोकसभा के, एक बार वो जीते, दूसरी बार वो हार गए मोदी जी की लहर में। उनके पति अजय सिंह चौटाला ने यहां से चुनाव लड़े लेकिन वो चुनाव हार गए। हालांकि यहां से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी वीरेंद्र सिंह के मुकाबले चुनाव हार गए थे। लिहाजा नैना चौटाला की अगर कोई खास बात है तो उसका एक प्लस पॉइंट तो ये है कि उनका गांव आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। दूसरी बात, उनकी जो हरी चुनरी चौपाल उन्होंने जेजेपी के गठन के मौके पर और उससे पहले इनेलो में की थी, उसके बाद महिलाओं में उनका एक अच्छा खासा क्रेज था। लेकिन सत्ता में जब दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने तब से उनकी वो हरी चुनरी चौपाल भी लगभग गायब सी हो गई। अब वो बहुत ज्यादा महिलाओं को समय भी नहीं दे पा रही, ना ही वो राजनीति में कोई बहुत लंबा चौड़ा एक विधायक के रूप में वो कुछ कर पाई। 10 साल विधायक रहने के बावजूद वो ना ही डबवाड़ी में और ना ही बारडा विधानसभा में अपनी कहीं कोई छाप छोड़ी। एक उनका प्लस पॉइंट जो है वो यही है कि महिलाओं में उनका किसी समय एक अच्छा खासा रुतबा था, हालांकि अब धीरे धीरे वो क्रेज उनका कम होता जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, दुष्यंत चौटाला की जो पॉपुलैरिटी थी 2019 और 18 के दौर में वो भी अब बहुत कम हो चुकी है और अब वो सत्ता से भी जो है दूर हो चुके हैं। लिहाजा उस चीज का भी नुकसान नैना चौटाला को निश्चित रूप से होगा। करें रणजीत सिंह चौटाला की। रणजीत सिंह चौटाला रामगढ़ से निर्दलीय विधायक हैं। वो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा 1998 में हिसार लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वो चुनाव लड़ गए थे। उसके बाद 2008 में उन्होंने आदमपुर विधानसभा से उपचुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चौधरी भजनलाल जी के सामने, और उस चुनाव में भी उन्होंने हार का सामना करना पड़ा।
लेकिन तब से और 2024 तक हर महीने की पहले 2 तारीख को और उसके बाद 5 तारीख को, चाहे वो राज में रहे या बिना राज रहे, चाहे 100 आदमी आए चाहे 1000 आदमी आए, हर महीने एक दिन उन्होंने खुला दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने का प्रयास किया, जिसके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको बीजेपी में ना होते हुए भी टिकट दी। उन्होंने तो सिर्फ 10 मिनट पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके तुरंत बाद उनको बीजेपी ने टिकट दे दिया। रणजीत सिंह की जो कमियां और जो खासियत है, वो रणजीत सिंह के पास जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि रणजीत सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका किस किस स्तर तक साथ देते हैं, वो दिल से साथ देते हैं या सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। क्योंकि जो ही उनको टिकट मिली तभी बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो है कार्यकर्ता जो थे, उनके कई मैसेजेस सोशल मीडिया पर भी और भी जो है लोगों के माध्यम से जो चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और हो सकता है मोदी जी का हंटर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं पर चले और वो तमाम लोग उनकी मदद करें, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है। उनकी अगर खासियत की बात करें तो 78 साल की उम्र में भी वो एक युवा की तरह काम करते हैं, दिन रात लोगों के बीच रहते हैं और मनोहर लाल जी की सरकार में भी और नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में भी संभवतः वो प्रदेश के इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो नांगल चौधरी से लेकर के और कालका तक और होडल पलवल से लेकर के चौटाला डबवाड़ी तक पूरे हरियाणा में लोकप्रिय रहे, पूरे हरियाणा में उनके कार्यक्रम रहे, उसका उनको फायदा मिला। दूसरा चौधरी देवीलाल के नाम का, क्योंकि वो उनके बेटे हो गए, उसका भी उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला टिकट के लिए। तीसरी जो बड़ी बात है रणजीत सिंह की वो ये है कि वो लगातार जनता के बीच रहते हैं और लोगों के तुरंत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस सरकार में कोई मंत्री ऐसा नहीं होगा जो आधी रात को भी लोगों के फोन उठाए, वो लोगों के फोन भी उठाते हैं। ये उनका प्लस पॉइंट है। और जो माइनस पॉइंट है वो एक जो उम्र है, क्योंकि बाकी जितने प्रत्याशी हैं वो उनके मुकाबले युवा हैं। हालांकि रणजीत सिंह की उम्र बेशक ज्यादा हो लेकिन वो काम युवाओं से ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा हमने पिछले कई सालों में देखा है। जी इसमें देखो सवाल ये है कि रणजीत सिंह चौटाला को दे तो दी टिकट और वो अभी विधायक भी थे तो निर्दलीय थे, बीजेपी से नाता नहीं था, पुरानी कांग्रेसी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को लोकसभा में, हिसार लोकसभा में कोई ऐसा चेहरा क्यों नजर नहीं आया जिसके ऊपर वो भरोसा कर पाते। उसमें बहुत सारे नाम थे, जैसे हमने हिसार लोकसभा के ऊपर पहले भी बात की थी, बहुत सारे लोग लाइन में थे। हालांकि ब्रिजेंद्र सिंह छोड़ चुके हैं भाजपा को, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु का नाम था और कई नाम थे, कुलदीप बिश्नोई का नाम चर्चा में था। तो ये क्या मतलब इसके पीछे गणित समझ नहीं पाए, वजह समझ नहीं पाए कि ऐसी क्या वजह थी कि उनके ऊपर भरोसा नहीं हो पाया बीजेपी को। देखो डॉक्टर साहब, अगर कड़वी सच्चाई बताऊं तो वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर अपना काम करती है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में प्रदेश में सबसे ज्यादा टिकटार्थी बीजेपी के थे, क्योंकि ये एक ऐसी सीट दिखाई दे रही थी जहां कांग्रेस कमजोर थी। यहाँ कांग्रेस पिछले 4 चुनाव में 3 नंबर पर रह चुकी है, जिनमें 3 मुख्य चुनाव और 1 उपचुनाव, और उनमें 3 बार जमानत जब्त और चौथी बार बिल्कुल बाल बाल उनकी जमानत बची। 9 के 9 जो विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में है वहां कांग्रेस का कोई एमएलए नहीं है। लिहाजा इस सीट पर जितने दावेदार थे उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि ये जाट बाहुल्य सीट है, कि यहाँ जाट वोटर बीजेपी के पक्ष में कौन नेता ला सकता है। उस पर उन्होंने बीजेपी के जितने सर्वे हुए, जितने नेताओं की जो इंटरनल रिपोर्टें गई, उस सभी में यही बात थी कि ना तो जाट वोट बैंक कैप्टन अभिमन्यु के खाते में आ सकता, ना कुलदीप बिश्नोई के खाते में आ सकता, ना रणबीर सिंह गंगवा के खाते में आ सकता, ना ही बीजेपी के जो और टिकटार्थी थे उनके खाते में आ सकता। अगर जाट वोट बीजेपी को हिसार में नहीं पड़ेगा तो बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाएगा। हिसार लोकसभा में सबसे ज्यादा जाट वोट हैं और जाट डोमिनेटेड ये सीट है, लिहाजा यहां जाट वोट लेने वाला सिर्फ इकलौता
आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे के हिसाब से भी और बीजेपी के नेताओं की जो इंटरनल रिपोर्ट थी उसमें चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ही निकल करके आए। हालांकि मैं एक और दर्शकों को बड़ी बात बताने जा रहा हूं, जेजेपी के भी एक विधायक का हिसार से टिकट की लाइन में नाम था, लेकिन अच्छा। उसको टिकट इसलिए नहीं दी गई कि दूसरी पार्टी के अगर किसी नेता को एकदम से टिकट दे देते हैं तो हो सकता है जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन पर कहीं विपरीत प्रभाव ना पड़ जाए, क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला तो किसी पार्टी में नहीं थे। इसके अलावा एक बात और बताऊं, जो पुरानी कांग्रेसी की बात है, रणजीत सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन चौधरी देवीलाल की लोकदल से ही शुरू किया, जनता पार्टी से। उसके बाद वो बीजेपी में भी रहे हैं। बीजेपी में उन्होंने कई साल राजनीति की है, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में घर वापसी उन्होंने की, वो कांग्रेस में चले गए। अब वो निर्दलीय विधायक हैं। दूसरी बड़ी बात, पार्टी ने ये सोचा कि एक ऐसा चेहरा हो जिसकी छवि साफ हो, जिसके ऊपर कोई प्रश्न ना उठा पाए, क्योंकि पीछे चाहे वो कुलदीप बिश्नोई की बात हो, उन पर भी जाट नॉन जाट का एक ठप्पा वर्षों से लगा हुआ है, ना वो इलाके में आते हैं। तीसरी बड़ी बात वो ये थी कि जनता के बीच कौन नेता रहता है। चौधरी रणजीत सिंह ना तो हिसार लोकसभा के किसी हल्के से विधायक थे, ना उनको कहीं चुनाव लड़ना था। उसके बावजूद वो महीने में एक दिन तो फिक्स, और इसके अलावा महीने में एक दो दिन और लगभग 3 दिन हिसार लोकसभा में वो लगाते थे हर महीने। जबकि ना तो कुलदीप बिश्नोई, ना कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु भी अभी जो चुनावी वातावरण जब से शुरू हुआ है तब से हिसार में वो सक्रिय हुए हैं, वरना उससे पहले नारनौंद में भी उनका आना जाना बहुत ज्यादा नहीं था। रणबीर गंगवा सिर्फ एक नलवा हल्के तक, और वो भी एक बैकवर्ड और कुमार समाज के नेता तक बढ़कर के सीमित रह गए हैं। उनका भी पूरी लोकसभा में उस स्तर पर कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा जो और टिकटार्थी थे जिनके नाम चल रहे थे, उनमें कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो एक तो जाट वोट ज्यादा से ज्यादा खींच सके बीजेपी की तरफ, दूसरा जिसका बहुत ज्यादा विरोध ना हो, ऐसा कोई नेता हिसार लोकसभा में दिखाई नहीं दे रहा था। यही सबसे बड़ा कारण रहा। एक चौधरी देवीलाल का नाम, क्योंकि वो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, दूसरा हर महीने हिसार में सक्रिय रहना, और तीसरा लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा रहना। ये 3 मुख्य कारण थे जिन्होंने चौधरी रणजीत सिंह को टिकट दिलाई। और चौथा और जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि प्रदेश के जो सुपर सीएम जिनको हम आज के दिन बोलते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने खुली पैरवी रणजीत सिंह चौटाला की, जिसकी वजह से उनको ये टिकट मिल पाई। और उसका भी एक कारण है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने क्यों उनकी मदद की। ये बात रणजीत सिंह चौटाला अपनी जनसभाओं में अक्सर कहते हैं कि जब मैं रानिया से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था तो मेरे पास जिस दिन वोट पड़े और काउंटिंग से एक दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जी का फोन आया, वो हरियाणा के सीएम थे। उन्होंने बताया कि रणजीत सिंह जी आप चुनाव जीत रहे हैं और आपका बहुत बहुत आपको बधाई हो। उस पर जो रणजीत सिंह का कथन था वो यही था कि जब हरियाणा का एक नंबर का व्यक्ति मुझे ये कह रहा है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं तो इसका मतलब चुनाव जीत रहा हूं। और मैं मनोहर लाल जी आपसे एक वादा करता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की 32 सीटें आती हैं और कांग्रेस पार्टी की सीटें 57 आ जाती हैं तो रणजीत सिंह बीजेपी के साथ रहेगा, 32 का 33 हो जाएगा, वो 57 से 58 नहीं होगा। मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। और उसका कारण वो ये गिनाते हैं कि चौधरी देवीलाल का बेटा, जिसका इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव और इतना बड़ा राजनीतिक कद हो, उसकी कांग्रेस पार्टी ने एक नौसिखिए नेता की तुलना में टिकट काट दी। आपको भी ध्यान होगा और दर्शकों को भी, जब 2019 का चुनाव था तो रानिया में एक विनीत कंबोज युवा नेता है, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी थी रणजीत सिंह चौटाला की काट करके। और उसका नतीजा ये हुआ कि रणजीत सिंह चौटाला ने तमाम जितनी पार्टियां थी जिन्होंने चुनाव लड़े, उन सभी की जो मुख्य पार्टियां थी सबकी जमानतें जब्त हो गई, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां हारी। तब से वो उन्होंने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया और उसी दिन से मनोहर लाल खट्टर जी उनके कायल हो गए। एक बात और मैं बताऊं दर्शकों को
अभी जब उनको नायब सिंह सैनी की सरकार में दोबारा मंत्री बनाया गया, तो उन्होंने स्टेज से एक बहुत बड़ी बात कही और ये कहा कि मैं ये बात पहली बार डिस्क्लोज कर रहा हूं। अच्छा। और वो बात उन्होंने ये कही कि जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने ये पूछा कि किस किस को मंत्री बनाना है, मनोहर लाल जी बताओ, हम्म। तो मनोहर लाल जी ने कहा कि एक रणजीत सिंह चौटाला का नाम दे रहा हूं, उनको तो मंत्री बनाना है, बाकी हम्म। आप जिसको कहोगे उनको बना देंगे। हम्म। तो इसका तो मतलब बड़ी मनोहर लाल खट्टर जी रणजीत सिंह चौटाला पर अंधा विश्वास कर रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन बात जी। वही है कि एक समय में बड़ी तूती बोलती थी वहां पर जी। भजनलाल परिवार की। तो जी। उनका टिकट कटना एक किस्म से वहां पर शेरो शायरी करने लगे वो तो बेचारे। अब क्या शेरो जी, शायरी बिल्कुल। करेंगे। और कैप्टन अभिमन्यु भी चुनाव लड़े हैं, वित्त मंत्री रहे और रोहतक से भी लोकसभा चुनाव लड़े, उनका भी अनुभव अच्छा था। जी। लेकिन अब क्या ऐसी स्थिति में उन लोगों का साथ मिल पाएगा उनको। क्या ये आपको नहीं लगता कि यहाँ कहीं ना कहीं अंदरूनी तो वो प्रश्न उठते हैं बीजेपी के अंदर की, इतने जो पुराने भाजपाई थे तो उनको छोड़ दिया और नए लोगों के ऊपर उन्होंने विश्वास कर लिया। देखो, भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात तो ये है कि ये केवल जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देते हैं, वो चाहे नया हो चाहे पुराना हो या किसी पार्टी से तोड़ करके लाया गया हो। हमने हम्म। देखा होगा, हरियाणा प्रदेश की बात करें, कितने दूसरी पार्टी के नेता जो आए और उनको टिकट दिया। आज अगर जिन 10 लोकसभा सीट बीजेपी ने दी हैं, उनमें हम्म। 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मूल रूप से कांग्रेसी हैं, हम्म। पुराने कांग्रेसी वो रहे हैं। और हम्म। इस चुनाव में भी 3 नेताओं को ऐसों को टिकट दी है जिन्होंने अभी तुरता फुर्ती बीजेपी ज्वाइन की थी, चाहे वो हम्म। अशोक तंवर हो, चाहे नवीन जिंदल हो, और चाहे वो चौधरी रणजीत सिंह हो। ये हम्म। केवल नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की जोड़ी केवल जिताऊ प्रत्याशी पर ही दांव खेलती है। हम्म। अब बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई की। भव्य हम्म। बिश्नोई ने जिस तरह की शेरो शायरी जो सोशल मीडिया साइट पर रखी है, उसका हम्म। साफ और स्पष्ट इशारा है कि हम्म। भव्य बिश्नोई के दादा चौधरी भजनलाल की कितनी बड़ी राजनीतिक विरासत थी। वो हरियाणा हम्म। प्रदेश के उन नेताओं में शामिल हैं जिनका हम्म। परिवार 4 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीत चुका है, हम्म। हिसार, भिवानी, करनाल और फरीदाबाद, जो हम्म। कालका से लेकर के और आदमपुर तक विधायक बन चुके हैं। उसके बावजूद भव्य बिश्नोई को मंत्री ना बनाना, हालांकि वो कोई राजनीति में बहुत बड़े खिलाड़ी भव्य बिश्नोई नहीं है। उनका ये हम्म। पहला दूसरा चुनाव था। पहला चुनाव उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का लड़ा, जिसमें उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और जी। दूसरा चुनाव बीजेपी ने पूरा जोर जब सरकार ने लगाया, तब जाकर के भव्य बिश्नोई विधायक बन पाए। वरना तो हम्म। जो दीपेंद्र हुड्डा की मेहनत थी, हम्म। उसने जो है भजनलाल परिवार के जो अरमान थे विधानसभा में पहुंचने के, उन पर पानी फेरने का ही काम कर दिया था। ये तो हम्म। बीजेपी की सरकार ने, तमाम जो है उनके मंत्रियों और संगठन ने जोर लगाया तो वो जीत गए। जी। अब जी। कुलदीप बिश्नोई के पास भी आदमपुर को छोड़ करके कोई बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक के वजूद उनका नहीं दिखाई दे रहा है। हम्म। हालांकि राजनीति में एक एक वोट कीमती होता है और एक एक नेता की सपोर्ट बड़ी कीमती होती है। हम्म। उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी को, बेशक उनकी शेरो शायरी कुछ भी हो, लेकिन एक तो हम्म। वो बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिन हम्म। हालातों में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की थी, जिस हम्म। कांग्रेस में वो मुख्यमंत्री पद की मांग, प्रदेश अध्यक्ष की मांग के लिए अड़े रहे थे, मुख्यमंत्री हम्म। के चक्कर में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी पीछे भी हम्म। 2007 में। फिर उन्होंने हम्म। कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए छोड़ दी। हम्म। अब जो है उनकी इतनी जो है राजनीतिक वर्चस्व नहीं दिखाई दे रहा कि वो बीजेपी को छोड़ पाएंगे। हम्म। दूसरी बड़ी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो मूल वोटर है, वो भी कहीं ना कहीं, बेशक उनको कई कारण हैं उसमें जिनको सार्वजनिक नहीं बताया जा सकता, वो कांग्रेस की मदद भी नहीं करेंगे। आखिरकार हम्म। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो लास्ट तक बीजेपी की ही मदद करेंगे। दूसरी हम्म। बात रही कैप्टन अभिमन्यु की। कैप्टन अभिमन्यु का नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में अपना एक वजूद है। वो लगातार 3 चुनाव वहां से लड़ चुके हैं। खांडा खेड़ी बड़ा गांव है उनका। और निश्चित रूप से कैप्टन अभिमन्यु के कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी जरूर है। और उसका कारण यह है कि पहले कैप्टन अभिमन्यु प्रदेश अध्यक्ष की डिमांड कर रहे थे, वो उनको उनके कार्यकर्ता कर रहे थे, नहीं मिल पाया।
राज्यसभा के में उनका नाम चला, वो भी उनको नहीं मिल पाई। उसके बाद उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए फिर चला, फिर उनकी नहीं बात बन पाई। फिर उनका नाम राज्यसभा के लिए चला, फिर नहीं बात बन पाई। अब उनको लोकसभा की भी नहीं मिल पाई। अब उनके कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के लिए दोबारा से जो है अपने अंदर लड्डू फोड़ रहे हैं कि हो सकता है हमको हमको प्रदेश अध्यक्ष ही बना दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कैप्टन अभिमन्यु को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाएंगे, क्योंकि उसका भी एक कारण है। और वो कारण ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी से उनकी उस लेवल पर बात नहीं बन पा रही है जिस लेवल पर एक सामंजस्य होना चाहिए एक नेता का और एक मुख्यमंत्री का या एक बहुत सीनियर नेता का। कहीं ना कहीं वो कमियां रही हैं। दूसरी एक खास बात और है बीजेपी की, बीजेपी में जो नेता ज्यादा फूंफा करता है, जो नेता इस तरह का दिखावा करता है कि उसी को टिकट मिलेगी, उसकी बीजेपी टिकट काट भी देती है। कैप्टन अभिमन्यु हिसार लोकसभा से इकलौते नेता थे जिन्होंने कभी दिवाली मिलन समारोह, कभी नव वर्ष पर समारोह, कभी लोकसभा के अलग अलग हलकों में जलसे जुलूस करना और इस तरह का एक शो करना कि टिकट उनकी फाइनल है, उसका भी उनको एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। जी, वो था ना, धनखड़ साहब ने भी कहा था कि मतलब बड़ी कुर्सी चाहिए और तीसरे दिन छोटी भी की थी। अगले दिन छोटी कुर्सी भी नहीं रही। तो ये तो था बीजेपी का। अब धनखड़ साहब का 2 लोकसभा क्षेत्रों से पैनल में नाम भेजा था। और हमने एक दिन पहले अनुज जी चर्चा भी की थी इस विषय पर कि उनका नाम 2 अलग अलग लोकसभाओं में भेजा है, लेकिन उनको टिकट कहीं से नहीं मिलेगी। ये बात हमने आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले ही बता दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अब क्योंकि टिकट अभी जेजेपी की बाकी है और वहां से उम्मीद है कि उन्हीं की परिवार से नैना चौटाला आ सकती हैं, ऐसी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस वहां पे बड़े खिलाड़ी के तौर पर आ सकती है। तो वहां पर ब्रजेंद्र वहां पर आ गए हैं कांग्रेस में और बड़े नाम होंगे वहां पर। तो इन जो खिलाड़ी आ गए हैं, चाहे रणजीत चौटाला हो, नैना हो, सुनैना हो, तो इनके मुकाबले में आपको क्या लगता है कि क्या कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा यहाँ पर कांग्रेस के लिए? कौन सा यहाँ पर चुनौती दे सकता है? ऐसा कोई कैंडिडेट आपको नजर आ रहा है कांग्रेस के खेमे से? देखो, कांग्रेस पार्टी हिसार लोकसभा में बड़ी कमजोर दिखाई दे रही थी, लेकिन जब चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे और जो बीजेपी के मौजूदा सांसद थे ब्रिजेंद्र सिंह, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, तो उसके बाद कांग्रेस में एक जान सी आई दिखाई दी। आज भी अगर सही मायने में देखें तो सबसे मजबूत हिसार लोकसभा में चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार ही कांग्रेस में है और नंबर 1 दाव भी उन्हीं का बनता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर पार्टी ब्रिजेंद्र सिंह की बजाय चौधरी बीरेंद्र सिंह पर दांव खेले, क्योंकि वो हिसार से पहले सांसद भी रह चुके हैं और उनका लोगों में आज भी एक मान और सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाता है। चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह से भी मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से यहां दिखाई दे रहे हैं और पहला हक भी उन्हीं का बन रहा है, क्योंकि जब बहुत से नेता बीजेपी में ज्वाइन कर रहे थे तब उन्होंने बीजेपी छोड़ने की हिम्मत दिखाई, कांग्रेस में वो शामिल हुए। उसके बाद कांग्रेस में कई और नेता शामिल हुए उनके आने के बाद, और पहला दांव ब्रिजेंद्र सिंह और चौधरी बीरेंद्र सिंह का ही है। अगर पार्टी कहीं जाट और नॉन जाट की कोई बात करे तो उसके बाद यहां एक नाम उभर करके दिखाई दे रहा है रामनिवास घोडेला का, जो कुम्हार समाज से बिरादरी से आते हैं और बरवाड़ा से पूर्व विधायक रहे हैं। इसके अलावा एक नाम यहां से चंद्रमोहन बिश्नोई का भी चल रहा है। चंद्रमोहन जो चौधरी भजनलाल के बेटे हैं और उन्होंने नलवा से पीछे चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो नलवा से हार गए थे। चंद्रमोहन का यहां से नाम चल रहा है। 2014 के चुनाव में उन्होंने जो है चुनाव लड़ा था। ये 4 नाम मुख्य तौर पर हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ समर्थक जयप्रकाश के ऊपर भी, जयप्रकाश के जो समर्थक हैं वो दावा कर रहे हैं कि जयप्रकाश जेपी टिकट लाएंगे। एक यहां से पूर्व मंत्री और जो हांसी से विधायक रहे हैं उनका भी नाम चल रहा है। इसके अलावा एक चर्चा ऐसी भी है कि भारतीय जनता पार्टी के भी एक बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं टिकट के लिए। वो बीजेपी की टिकट पर दावा कर रहे थे, उनको वो टिकट नहीं मिल पाई और वो पूर्व में कांग्रेसी ही थे। तो लिहाजा ऐसी चर्चाएं हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं अगर उनको टिकट की कहीं कोई
ऑफर कांग्रेस की तरफ से होता है तो ये मुख्य दावेदार कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब की बार जो हिसार है वहां भी फोकस रहेगा मीडिया का, क्योंकि एक ही खानदान से तीन अलग अलग पार्टियों से आमने सामना होगा। कांग्रेस के लिए भी जो 20 साल का वनवास है वो भी देखते हैं कि अब की बार वो पूरा हो पाएगा या नहीं। तो जी सबकी बिल्कुल। नजर रहेगी हिसार लोकसभा के ऊपर। हम आपसे फिर जुड़ेंगे। आप इतनी सारी बातें बताई दर्शकों को, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी धन्यवाद।